गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज आपके सामने मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हर रोज की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने होमवर्क भेजा है बना करके। सबसे पहले 10 सेक्शन ए मिस्टर अमरजीत कुमार, ग्रेसी, हर्ष, अनुप्रिया, सीमम, श्रेया, अनामिका, सौरभ, कोमल, राजहंस, अन्नू, आरव, सुमन राज, किरण, विवेक, चंदा, सुमित, जयकांत, अनुश्री, टाइगर, शिवानी, प्रियांशु, किशन, बादल गोस्वामी, अर्जुन, राजन और राज। 10B से विश्वजीत, राजकुमार, पीयूष, अंशु, प्रियांशु, निखिल, आंचल, शिल्पी, नेहा, खुशी, हर्षकांत, सर्वेश, सोहल, चंदन। 10C से ज्योति, ललन, विशाल, भरत, रोहित, सागर, आयुष, साक्षी, मनीषा, नंदनी, सृष्टि, कोमल, सागर, रिम्मी, क्रिस, दीपशिखा और मोनिका। 10D से लक्ष्मी, खुशी, कुमकुम, रमेश और शिल्पी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से होमवर्क बना करके भेजा कीजिए। प्रैक्टिस करते रहना है। जहाँ भी कोई कठिनाई होगी फिर हम लोग देखेंगे आगे। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि कुछ बच्चों के ने होमवर्क बना करके भेजा है लेकिन उनका नाम छूट गया है। तो कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दिया करें मुझे व्हाट्सएप पर कि सर मेरा नाम छूट गया है, मैं कॉपी पर लिख लूँगा। जैसे कल साक्षी 10C का छूट गया था, एक दिन ग्रेसी का छूट गया था लेक्चर नंबर 2 में। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने लिख ली है कॉपी पर। जिनका भी छूट जाया करे वो हमें मैसेज कर दिया करें। दूसरी एक और बात, महत्वपूर्ण बात है कि एक ही मोबाइल से यदि एक से अधिक बच्चे होमवर्क भेजते हैं तो वो क्लियरली सबसे पहले वाले पेज पर अपना नाम जरूर लिख दें, नाम, सेक्शन और रोल नंबर। यदि मान लीजिए एक मोबाइल से केवल एक बच्चे का आता है तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं एक मोबाइल से 2 या 3 बच्चे होमवर्क भेजते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप क्लियरली इंडिकेट कर दिया करें पहले पेज पर ही किसका होमवर्क है, नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि डॉक स्कैनर का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने डॉक स्कैनर का इस्तेमाल किया था अच्छी तरह से, और कुछ बच्चे नहीं कर पाए ठीक ढंग से। कोई बात नहीं, कुछ दिन प्रैक्टिस जब आप उसमें कीजिएगा तो यूजर फ्रेंडली हो जाइएगा। ध्यान रखिए, फोटो खींचने समय आपका मोबाइल और कॉपी दोनों पैरेलल होना चाहिए, समांतर। तिरछा फोटो लेने से फिर क्लियर नहीं होता है। और वो डॉक स्कैनर में क्या है कि यदि गंदा भी आपकी कॉपी है तो उसको वो क्लीन कर देता है। नाम ही है स्कैनर, स्कैनर वही हुआ कि जो रफ कॉपी में भी यदि आप बनाए हैं तो जब आप उसको फोटो खींच करके उसका स्कैन कीजिएगा तो वो क्लीन हो जाएगा। और एक बात और, जैसे कि आप फोटो खींचते हैं तो केवल कॉपी की फोटो खींचा कीजिए। कॉपी के अगल बगल जमीन का फोटो जो ले लेते हैं उससे कॉपी जो मेन पार्ट है वो कम आता है, अगल बगल का ज़्यादा आ जाता है। इसलिए केवल कॉपी का ही फोटो खींचा करें और हर पेज का अलग अलग खींचा करें। चलिए, अभी तो एक दिन था, आगे तो आज हम लोग चारों विधि पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, फिर वज्रगुणन, फिर आलेख विधि। तो ये चारों विधि हो चुका है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, बुक एक्सरसाइज 3.1। आप लोग तैयार हो जाइए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में कुल 6 चैप्टर हैं, उसका पहला चैप्टर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना बुक खोल लीजिए, NCERT का बुक। तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज 3.1 NCERT बुक क्लास 10th। सबसे पहला, इसमें टोटल 3 सवाल हैं और संयोग देखिए, कल हमने पढ़ा आलेख विधि और आज पहला चैप्टर ही 3.1 में तीनों सवाल जो है वो आलेख विधि का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सवाल, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, किताब खोल लीजिए, अपने आगे रखिए, ज़्यादा समझ में आएगा।
आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए काम क्या करना है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए इसमें 2 चीज है, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। देखिए इस तरह का जो भी सवाल होगा इसमें 2 टर्म जरूर होगा। यहां भी 2 टर्म है, एक आफताब है एक उसकी पुत्री है। तो आफताब अपनी बेटी से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अपनी बेटी को कह रहा है, अपनी पुत्री को कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं आफताब की पुत्री या उसकी पुत्री, डायरेक्ट लिखिए कि वर्तमान का मतलब हो गया अभी, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान बोलते हैं। तो मान लिए आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी, जब भी हम लोग मानेंगे तो वर्तमान ही मानेंगे, याद रखिएगा। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफताब क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए पूर्व की आयु निकालने के लिए घटाना पड़ता है, याद रखिएगा, और आगे की आयु मतलब बाद की आयु निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए आपकी आयु है 15 वर्ष। कितनी है? 15 वर्ष। हम आपसे पूछें बताइए 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी? आप क्या करेंगे? फट से अभी के आयु में मतलब वर्तमान आयु में 5 घटा देंगे। मतलब बोलेंगे सर मैं 5 साल पहले 10 वर्ष का था। मतलब पहले की आयु निकालने में घटाते हैं। अच्छा मान लीजिए 15 साल का है अभी आप, आपसे पूछे बताइए 8 साल के बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? आप क्या करेंगे? बाद की आयु में निकालने के लिए जोड़ देंगे, 15 + 8 23 वर्ष। तो सीधा सा मतलब है कि पहले की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में उतना घटा दिया जाता है और बाद की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में उतना साल, जितना साल बाद का आयु पूछा जाए उतना जोड़ दिया जाता है, तो बाद की आयु निकल जाती है। ये आपको काम देगा, पूरे बुक में ध्यान रखेंगे कि पहले की आयु निकालने में जितना साल पहले बोलेगा उतना साल घटा देंगे, और बाद की आयु कहा जाएगा तो जितना साल बाद का कहा जाएगा उतना जोड़ देंगे। चलिए तो क्या कह रहा है आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 7। मतलब अभी है x, तो 7 साल पहले कितना होगा? x - 7। पहले की आयु निकालने में घटाते हैं हम लोग। तो जब उसकी आयु x - 7 थी तो पुत्री की आयु, वर्तमान आयु y है, तो पुत्री तो y वर्ष की नहीं रही होगी उस समय, उसका भी, उसमें भी 7 घटेगा, है ना। 7 साल पहले मान लीजिए आफताब अभी है 50 साल का, तो 7 साल पहले उसकी आयु 43 होगी, 7 घटा दिए अभी की आयु में। मान लीजिए उसकी बेटी अभी आयु है 20 साल की, तो 7 साल पहले उसकी बेटी की आयु क्या 20 वर्ष था? अभी भी 20 है? नहीं, पिता में घटेगा तो पुत्री में भी घटेगा। 7 साल पहले 20 में 7 घटा देंगे, 13 साल, मतलब उसकी पुत्री 13 साल की थी 7 साल पहले। तो उसी तरह से जब आफताब में 7 घटाते हैं तो उसकी पुत्री में भी 7 घटाएंगे। तो क्या कह रहा है? पहला लाइन कह रहा है
कि 7 साल पहले मैं माना कौन, आफताब, तुमसे मतलब बेटी से कितनी गुनी आयु की थी, का था 7 गुना आयु का था, गुना 7। सिंपल सा, इससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। देखिए फिर से समझिए इसको आप। 7 साल पहले आफताब की आयु इतनी, उसकी बेटी की आयु y-7, जब बेटी की आयु अभी y है तो 7 साल पहले y-7 होगा। तो क्या होगा, क्या कर रहा है, एक पिता अपनी पुत्री को डायलॉग दे रहा है, यही मान के चलिए कि 7 साल पहले मैं मना कौन, आफताब, तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो गुना 7। यदि कहता कि 7 साल पहले, मान लीजिए ऐसा कहता, एक कल्पना कीजिए 7 साल पहले, तो 7 साल घटा दिए दोनों में, 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री का 10 गुना था, तो क्या होता, 7 साल पहले आफताब की आयु बराबर पुत्री की आयु गुना 10। लेकिन इस सवाल में 10 गुना नहीं कहा जा रहा है, 7 गुना कहा जा रहा है कि 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री का माना गुना, कितना गुना है, 7 गुना है। बस सिंपल सा बात है। इससे एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन निकल जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x-7 इक्वल टू y-7 इंटू 7 को ब्रैकेट हटा देते हैं। 7 को y से गुना कीजिए, 7y माइनस 7 गुना 7 49 49। देखिए एक्स वाई मतलब ये सब चर पद है, वेरिएबल जिसको कहते हैं। चर वाले को एक तरफ कर देंगे, अचर पद को दूसरे, अचर कांस्टेंट टर्म जैसे 49 हो गया, 7 हो गया, इस सब को दूसरे तरफ कर देंगे। +7 प्लस छिपा हुआ है, जब इधर आएगा तो -7y। इधर कितना है -49, -7 जब उधर जाएगा तो +7 हो गया। x माइनस 7y, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो विपरीत चिन्ह में घटता है। अब जानते हैं तो इसको घटा दीजिए। 49 में 7 गया 42, दोनों में बड़ा कौन है 49, इसका चिन्ह माइनस है, बड़े भाई का चिन्ह लगता है। देखिए एक इक्वेशन बन गया, है ना। अभी हम लोग मात्र एक लाइन पढ़े हैं और एक इक्वेशन बना लिए। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आफताब फिर अपनी बेटी को डायलॉग दे रहा है। अबरी का डायलॉग सुनिए, क्या डायलॉग दे रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए अब बाद का बात हो रहा है। पुनः प्रश्न से, ये पहले था 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं आप तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए तो बाद का आयु निकालने में क्या करेंगे, दोनों में जोड़ना पड़ेगा। 3 साल बाद है तो 3 जोड़ेंगे। कहता 5 साल बाद तो दोनों में 5 जोड़ते। सिंपल सा उदाहरण जो अभी हम लिए, आपकी आयु अभी 15 साल है, 5 साल बाद कैसे कितना निकालेंगे, 15 + 5 मतलब 20 साल के हो जाएंगे आप। तो बाद की आयु निकालने में जोड़ते हैं। तो 3 साल बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का मन गुना, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये किताब के अनुसार कैसे हो जाएगा ये हम लोग को नहीं पता, सवाल बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, है ना। अब कोई बच्चा मन में सोचेगा सर 3 गुनी आयु का क्यों होगा। अरे क्यों होगा हमको क्या पता, किताब में बोल रहा है कि 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा। अब कैसे हुआ, तो क्वेश्चन जो बनाया है वो जाने कैसे हुआ। हम लोग तो बस जो बोला उसके अनुसार काम करेंगे। 3 साल बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु, जब इसमें 3 जुटेगा तो इसमें भी 3 जुटेगा। पिता की आयु बढ़ेगा तो पुत्री की आयु भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि पुत्री बोलेगी पापा आप बढ़िए हम रुके रहेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। वो ऑटोमेटिक जब 3 साल में पिता की आयु बढ़ जाएगा तो पुत्री भी बढ़ जाएगी, समय के साथ उम्र बढ़ जाता है।
तो 3 साल बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा, गुना 3। इस तरह का और भी आप ले सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक उदाहरण, देखिए ये पहला सवाल इसलिए हम आपको थोड़ा ज़्यादा समझा रहे हैं। जैसे कि आफताब बोलता कि 4 साल बाद, तो जब आफताब में जोड़ते तो उसकी पुत्री में भी 4 साल जोड़ते। मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा, तो वर्तमान आयु में 4 जोड़ेंगे तो इसमें भी पुत्री की वर्तमान आयु y है तो उसमें भी 4 जोड़ें। कहता आफताब अपनी बेटी से 4 साल बाद मतलब प्लस जुटेगा, मैं तुमसे 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो इसमें भी 4 जोड़ते, इसमें भी 4 जोड़ते और गुना 2। आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का मन गुना, कितना गुना? 2 गुना। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो 3 इसमें भी जुटेगा तो 3 इसमें भी जुटेगा। तो आफताब की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना बोल रहा है? 3 गुना। जो बोल रहा है सवाल में उसके अनुसार हम लोग काम कर दिए। ये नहीं बोला जा रहा है, ये ऐसे हम अपने मन से समझाए आपको एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब इससे भी एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, है ना। x + 3 को y से गुना करेंगे, 3y, 3 × 3 9, चर वाले को एक तरफ अचर वाले को दूसरे तरफ, है ना। x y ये सब चर है, वेरिएबल है जिसका मान बदलता रहता है, कई बार बताए हैं। और ये अचर है 9 3, कोई अंक जितना भी है वो अचर है, उसको दूसरे प्लस 3y को इधर बुला लो, -3y, 9 है प्लस में, अब +3 उधर भेज दो, -3 x - 3y, 9 में 3 घटा दीजिए 6, इक्वेशन नंबर 2। चलिए 2 लाइन पढ़े और दोनों इक्वेशन बना लिए। अब क्या करना है? बना लिए। क्या यह मनोरंजक है? ब्रैकेट में एक प्रश्न है, क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक है मतलब मन लग रहा है आपको? मन लग रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन बन गया। यदि इक्वेशन नहीं बनता तो मन लगता नहीं। आपका काम हुआ तो मन लगा। आप मान लीजिए सिनेमा देखने गए, टिकट मिल गया, सिनेमा देख लिए, तो आपको मन लगा, है ना। जाते टिकट नहीं मिलता, वापस आते तो मन लगता नहीं लगता। तो वही चीज है, आप मेहनत किए, उसका फल मिला आपको, इक्वेशन बन गया। नहीं बनता, यदि x y दोनों कट जाता, तब आप लिखते कि दी गई स्थिति मनोरंजक नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है? इक्वेशन बन गया, अतः दी गई स्थिति मनोरंजक है। क्यों मनोरंजक है? क्योंकि इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नहीं बनता तो आप लिखते कि दी गई स्थिति मनोरंजक नहीं है ना। तो यहां तक आप उतार लीजिए। अब क्या कह रहा है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो स्थिति है इसको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये जो इक्वेशन बना यही है बीजगणितीय रूप। यही क्या है? मतलब बीजगणितीय रूप में आप व्यक्त कर चुके। अब केवल ग्राफ खींचना है। अब केवल क्या खींचना है? ग्राफीय रूप में। कल जो बताए थे आलेख विधि, केवल अब 2 समीकरण आपके पास है, दोनों का ग्राफ खींच देंगे, काम खत्म। इस टाइप का सवाल जब भी आता है लॉन्ग टाइप में आता है। क्या बोल रहा है? क्या दी गई स्थिति मनोरंजक है? तो इक्वेशन बन गया मतलब मनोरंजक है, नहीं बनता मतलब मनोरंजक नहीं है। ठीक है। दूसरा बात क्या बोला कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो इक्वेशन बना इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। तो 2 काम हो गया। अब अंतिम काम क्या करना है? ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। मतलब ग्राफ खींचने के लिए हम इधर जगह रखे हुए हैं, आप इसको उतार लीजिए, ये वाला पोर्शन मिटा देंगे। आप अब ग्राफ वाला काम हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ खींचने आप जानते हैं, 2 इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, दोनों का मान सारणी बनाएंगे।
और उसके बाद ग्राफ खींच देंगे, काम खत्म। आपको ये ग्राफ वाले कॉपी पर ही बनाना है। याद रखिएगा कि जैसे कल हम बताए थे कि दो पार होता है ग्राफ का, एक तरफ रूलिंग होता है और एक तरफ ग्राफ वाला। तो इस चैप्टर का तीनों सवाल ग्राफ वाला ही है, इसलिए आपको ग्राफ वाली कॉपी पर ही बनाना है। होमवर्क भी जो आप आज भेजिएगा ग्राफ वाली कॉपी पर, रूलिंग और उधर ग्राफ वाला। तो रूलिंग तरफ ये सारा काम करना होगा। वो जो अभी जो मिटाए हम, वो भी रूलिंग वाले पेज का ही काम है। छोटा छोटा लिखेगा ताकि एक पेज में हट जाए। और अभी मान सारणी वगैरह बनाएंगे तो ये भी आपको रूलिंग वाले पेज में ही करना है, ग्राफ वाला काम बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी बनाएंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे, फिर समीकरण 2 के लिए। बस वही कल वाला फंडा। कल जो भी बच्चे क्लास अटेंड किए हैं, होमवर्क बना के जो भेजे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि होमवर्क जरूर बनाइए, भेज दिया कीजिए, हम भी देख लेंगे थोड़ा। आप जानते हैं आज मेरे सर में काफ़ी दर्द है। इसका रीज़न क्या है जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पर देना पड़ रहा है। सुबह सबसे पहले वीडियो बनाना, उसके बाद उसे कंप्रेस करना, कंप्रेस करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि उतना जीबी का लोड नहीं होगा, इसलिए उसको कंप्रेस करके छोटा किया जाता है। तो वो खुद से करते हैं। उसके बाद फिर उसको अपलोड करना, अपलोड करने में भी लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और अपलोड होने के 2-3 घंटे के बाद आपका होमवर्क आना चालू हो जाता है। तो होमवर्क फिर चेक करना, होमवर्क 1 बाय 1 करके जहाँ तक हो सकता है देख ही लेते हैं सबका। मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रयास रहता है कि देख लें। तो ये पूरा दिन लगभग मोबाइल में रहने के कारण आज मेरे सर में काफ़ी दर्द है। लेकिन फिर भी आप कोई टेंशन ना लें, मेहनत करें। हमारा आपके इंस्टीट्यूट का हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप भी थोड़ा मेहनत करें, है ना। जो बच्चे लेट से भी जुट रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, कोई बात नहीं, सारा वीडियो है, आप सारा वीडियो 1 बाय 1 करके देख लें, थोड़ा गैप कर करके, और मेरे बराबर में आ जाएं और फिर मेरे साथ चलें। तब देखिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। छूटा हुआ भी आप पीछे भी हैं तो फिर बराबर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला इक्वेशन ये है, रफ में ले लें, x - 7y = -42। कोई हाँ, हम बोले थे कल आपको कि ऐसा ऐसा मान चुन के लें ताकि दशमलव या बटा वगैरह नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले सोच सोच के ले, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम x का मान 0 लिए, हम सोच लिए कि 0 लेने से बटा दशमलव ये सब नहीं आ रहा है। x का मान 0 लिए, -7y = -42। 0 जोड़िए या 0 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना करने और भाग देने से फर्क पड़ता है। तो 0 हटा देते हैं, -7y = -42, माइनस माइनस कट गया, y = 42/7, 7 × 42, तो y = 6। तो देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 मान और लेना है। अब इसमें हम समय ज़्यादा नहीं देंगे, अब आप खुद से मान लेंगे 2। और चलिए 2 मान हम अपने मन से लेके इस मान सारणी को पूरा कर दिए। पहले वाले को 7 ले लिए। जब x का पहले समीकरण में 7 रखिएगा तो y का मान 7 आएगा, आप रफ में निकाल लेंगे, है ना, जैसे कल बताए थे उसी तरह से। और फिर x का मान -7 लिए तो फिर y का मान +5 आ गया, ठीक है। तो अब उसी तरह अब दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण कितना है, रफ में ले लीजिए इसको, और y का मान निकाल के, मान लीजिए इसमें भी x का मान 0 ले लिए हम, है ना। तो 0 - 3y = 6, x के जगह पर 0 रख दिए, -3y = 6, y = 6। जो -3 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सर -3 जब उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा। नहीं, जब गुना से भाग में जाता है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है। 3 से 6 को कटा दिए 2 बार में, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया, -2, है ना। x का मान 3 ले लिए। ऐसा सोच सोच के लेना है,
ताकि क्या हो जाए, दशमलव वगैरह नहीं आए तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो x का मान 3 ले लिए, तो x के जगह पे 3 रख दिए, तो +3 जब उधर जाएगा -3 -3y, 6 में 3 गया, 3 हो गया, y बराबर 3/-3, 3 से 3 कट गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब -1। मान लीजिए 6 ले लिए, तो 6 में 6 घट जाएगा, 0/-3 कितना हो जाएगा, 0। चलिए 3 ले लिए, जल्दी जल्दी ले लिए हम, है ना, क्योंकि आप ये सीख चुके हैं पहले ही। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये जितना भी काम कर रहे हैं हम, वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जो आफ्ताब की वर्तमान आयु माने थे वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारा आपको रूलिंग वाले पेज पे ही हटाना है। छोटा छोटा लिखिएगा, और अभी ग्राफ वाला काम बाकी है ना। चलिए, अब थोड़ा सा जगह रखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ भाषा उषा लिखने के लिए। अब हम लोग आते हैं ग्राफ वाले पेज पर। अब ग्राफ वाले पेज में जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कर लेंगे हम लोग। एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक वाई अक्ष, है ना। देखिए यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा मान लेना है। एक्स का मान 7 है, -7 है ना। वाई का मान भी 7 है। तो यदि ग्राफ कॉपी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाता है, आपका ग्राफ कॉपी बड़ा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी ग्राफ कॉपी छोटी है तो 2 2 का ले लीजिए। 2 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 10, इधर भी -2 -4 -6, इधर भी -2 -4 -6 -8, है ना। तो केवल अंतर क्या करना होगा, जैसे कल बताए थे, एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई नहीं लिख करके यहाँ 2 इकाई लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 2 घर का आप मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ 1 इकाई के बदले क्या हो जाए, एक्स अक्ष पर भी एक घर को 2 माने हैं, और वाई अक्ष पे भी एक घर को क्या माने हैं, 2 इकाई माने हैं। तो 2 इकाई लिख दीजिएगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे दोनों का बारी बारी से। पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए x का मान 0, y का मान 6। हाँ, एक और बात, कल जो होमवर्क भेजे थे आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, ये जो इधर जो लिखते हैं 2 4 1 2 3 4 5 6, ये उधर राइट साइड में लिख दिए थे। नहीं, y अक्ष के इधर बाएं साइड में ही लिखना है, और x अक्ष के नीचे लिखना है 2 4 6। ऐसा नहीं करेंगे आपकी ये 2 यहाँ लिख देंगे ऊपर, नहीं, ये गलत तरीका है। 2 को जब भी लिखेंगे तो नीचे, x अक्ष में नीचे लिखा जाता है, और y अक्ष में बाएं साइड में। जैसे कि ये 4 है यहाँ, तो इस पार में 4 नहीं लिखेंगे आप, जब भी लिखेंगे तो बाएं। उसी तरह इसमें भी बाएं, पूरा y अक्ष में ऊपर से लेकर नीचे तक बाएं तरफ, और x अक्ष में नीचे की तरफ। चलिए, x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 और y का मान 6, दोनों का 0 यही होता है। x का भी 0, y का भी 0 यही होता है। तो ये हो गया 0 6, एक बिंदु हो गया। दूसरा 7 7, x का भी मान 7, 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के ठीक बीच में, ठीक बीच में। उसी तरह इधर 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के ठीक बीच में। तो कहाँ जाएगा, यहाँ से एक होगा, इधर से इधर जाएगा, है ना। यही बिंदु हो जाएगा 7। x का भी मान 7 और y का भी मान 7, 2 बिंदु हो गया। तीसरा -7 5, -7, x का मान -7 तो इधर होगा, उधर तो +7 है, तो -6 और -8 के बीच में होगा -7, और y का मान +5, y का मान +5 कहाँ होगा, 4 और 6 के ठीक बीच में होगा, है ना। तो दोनों का मिलन बिंदु कौन सा होगा, इधर से ही जाएगा, और इधर से ये आएगा। आप लोग बनाएंगे जब ग्राफ पर तो आसानी होगी, है ना। लगभग यही है, थोड़ा बहुत वाइट बोर्ड के कारण हो सकता है। x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में। देखिए 3 बिंदु मिल गया, 1 2 3, तीनों एक लाइन में हो, इसका मतलब आपका सही है, और यदि एक लाइन में नहीं हो मतलब आपका गलत है। तो तीनों एक लाइन में है, तो मिला देते हैं तीनों को।
जहां जगह खाली मिले समीकरण का नाम लिख दीजिए, x माइनस 7y इक्वल टू -42 -42 हो गया। एक इक्वेशन का हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। दूसरा, इसका काम हो गया, अब यही काम दूसरे के लिए करना है। आप लोग जानते हैं, कल सीखा है आपने 0 - 2, x का मान 0, दोनों का 0 यही होता है, और y का मान -2, ये हो गया बिंदु 0 - 2। 3 - 1, x का मान 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के ठीक बीच में x का मान 3, और y का मान -1, तो 0 और -2 के ठीक बीच में -1 आएगा, तो दोनों का मिलन बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा, है ना। 3 - 1, 2 बिंदु हो गया, एक ये एक ये। तीसरा 6 0, x का मान 6, y का मान 0, यही बिंदु हो जाएगा। x का मान 6 और y का मान 0, दोनों का 0 यही होता है, तो यही बिंदु हो गया 6 0। अब देखिए 1 2 3, तीनों एक लाइन में है, इसका मतलब सही है, मिला देते हैं। आप इसको बनाएंगे ठीक से, है ना। थोड़ा मेरा टेढ़ा हुआ, आप लोग जब बनाएंगे एकदम सीधा होगा, एक पॉइंट भी बाएं दाएं नहीं जाएगा कहीं भी, ये पक्का वादा है। चलिए, तो दूसरा समीकरण का जहां जगह खाली हो लिख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो गया। दोनों समीकरण का ग्राफ रेडी है, दोनों ग्राफ रेडी है, पैमाना लिख चुके हैं। अब देखिए सवाल को फिर से एक बार देखते हैं, अंतिम लाइन, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हल करने नहीं बोल रहा है, मतलब आफताब और उसकी पुत्री की आयु निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है ना। तो हम नहीं निकालेंगे, मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ये लाइन हमेशा याद रखें, अनुशासन। जब नहीं बोल रहा है तो हम आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात नहीं करेंगे, केवल बोल रहा है ग्राफ खींचिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफ खींचा गया, केवल एक लाइन लिखेंगे, दोनों समीकरण का आलेख परस्पर प्रतिच्छेदी है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर प्रतिच्छेदी तो नहीं है, दोनों एक बिंदु पर कहां काट रहा है। देखिए प्रतिच्छेदी है, कैसे है, इसको ऐसे पकड़िए, देखिए ये इधर ये चौड़ा अधिक है और धीरे धीरे ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है। लाउड स्पीकर का मुंह देखे होंगे आप लोग, आगे में फैला हुआ रहता है और पीछे धीरे धीरे चौड़ाई कम होता है। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल जाएगा। आपका व्हाइट बोर्ड छोटा है, मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन ये ग्राफ देखने से पता चल रहा है कि इधर चौड़ा है। यदि समानांतर रहता तो रेल के पटरी के तरह दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहता, जितना डिस्टेंस यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस बीच में, उतना ही डिस्टेंस लास्ट में। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में आप गौर से देखिए कि शुरू में जो है चौड़ाई अधिक है, अधिक डिस्टेंस है, अधिक दूरी है, बीच में उससे कम है, किनारे पर और कम हो गया। इसका मतलब है कि थोड़ा और आगे यदि हम इसको बढ़ाते तो किसी एक बिंदु पर कट जाता। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं कटा है, आपको भी नहीं कटाना है, इतना जैसे हम बनाए हैं उसी तरह बनाना है। तो केवल एक लाइन लिख देंगे, दोनों समीकरण का आलेख परस्पर क्या है, प्रतिच्छेदी है। यदि कहता कि आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए ग्राफ से, तब हम लोग को कटाना जरूरी था, तब कोई बुद्धि लगा के हम लोग कटाते, क्योंकि जो कटता जिस बिंदु पर वही ना x और y का मान होता। x हो जाता आफताब की आयु और y हो जाता पुत्री की आयु। लेकिन इसमें सवाल में केवल ग्राफीय रूप में व्यक्त करने कहा जा रहा है। देखिएगा आप किताब में, तो ग्राफ मतलब ग्राफ खींचने, सिंपल भाषा में क्या हुआ, ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा है। तो ग्राफ खींच दिए, इसमें x y का मान नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है ना।
केवल दोनों समीकरण का आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी है, लिख दिए, काम खत्म। देखिए इधर जितना भी काम किए हम लोग इसके पहले मिटाए थे, जहां से स्टार्ट किए थे आफ्ताब की वर्तमान आयु माना x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, वहां से लेके यहां तक आपको रूलिंग वाले पेज में हटाना है, छोटा छोटा लिख करके हटा दीजिएगा कलम से या पेंसिल किसी से भी चीज से। और ये ग्राफ वाला काम हर हाल में पेंसिल से ग्राफ कॉपी पर ही कीजिएगा, है ना। चलिए ये एक सवाल खत्म हुआ, ये थोड़ा बड़ा सवाल था, इसमें इक्वेशन भी बनाना पड़ा और उसके बाद हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ा। इस चैप्टर में कुल 3 सवाल हैं, इसको या तो स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, बाकी दूसरा और तीसरा सवाल में हम केवल इक्वेशन भर बना देंगे, ग्राफ आपको खींचना है ना। और यदि ग्राफ खींचने में कोई भी परेशानी हो तो कल वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन रिगार्डिंग किसी भी चीज़ में तो आप हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ ये कैसे होगा। फ़ोन से भी हम बताने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन हाँ मेहनत ज़रूर कीजिए, है ना। चलिए तो दूसरा सवाल, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बल्ला और गेंद, देखिए यहां भी 2 चीज आ रहा है, बल्ला बैट और बॉल, 2 टर्म आएगा ही। पिछले सवाल में भी 2 चीज था, एक आफ्ताब एक उसकी पुत्री, यहां भी 2 चीज है, बल्ला और गेंद। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 और गेंद 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय ग्राफ को ही कहा जाता है, ग्राफीय रूप को ही ज्यामितीय रूप कहा जाता है, याद रखिएगा। बस केवल व्यक्त करना है। इसी तरह जैसे पहला नंबर सवाल बनाए, 2 इक्वेशन बनाना है पहले, उसके बाद तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना क्या क्या है इसमें, यहाँ के बल्ला और गेंद, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, है ना। मान लिए। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर आप कैसे जान जाते हैं क्या मानना है। देखिए किताब को, सवाल को पढ़िए अच्छे से। पहले सवाल में 2 चीज था, एक आफ्ताब एक उसकी पुत्री, यही दोनों पर चर्चा हो रहा था और दोनों का आयु से रिलेटेड मैटर था। तो मान लिए कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, जब भी माना जाता है आयु वर्तमान आयु ही माना जाता है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लिए x और y। अब इस सवाल को जब हम गौर से पढ़े तो यहाँ पर एक कोच जो है वो बाजार जाता है और बाजार में वो बल्ला और गेंद खरीदता है। बस तो बल्ला और गेंद का दाम, पहला दिन जब वो बाजार गया तो 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला प्लस 6 गेंद मिला के उसका पहला दिन का खर्चा कितना हो गया, 3900 रुपया। तो देखिए बात को समझिए कि बल्ला और गेंद खरीदा है तो बल्ला और गेंद का मूल्य ही मानना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ आयु से रिलेटेड तो कोई बात हो नहीं रहा है, यहाँ बल्ला और गेंद खरीदा जा रहा है दुकान से, तो मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब देखिए प्रश्न से बनाते बनाते कुछ दिन में आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। देखिए 3 बल्ला, एक बल्ले का मूल्य जब x रुपया है तो 3 बल्ले का क्या होगा, 3 गुना x, 3 से गुना कर देंगे, नहीं होगा। सोचिए, एक मान लीजिए आप ही गए बाजार, एक बल्ले का मूल्य है 200 रुपया, आपने 3 बल्ला मतलब 3 बैट खरीदा तो कितना खर्च हो जाएगा, 3 गुना 200, मतलब नंबर ऑफ बैट, बल्ले की संख्या को उसके मूल्य से गुना कर देंगे तो 3 गुना 200 मतलब 600 रुपया आपका कुल खर्च हो जाएगा, है ना। तो वही चीज यहां पर करेंगे, बल्ले, एक बल्ले का दाम है x तो 3 बल्ला खरीदा तो 3 गुना x प्लस 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का दाम है y तो 6 गेंद का दाम
6 गुना वाई, गुना हो जाएगा ना संख्या से, है ना। आप आलू खरीदने जाते हैं, 20 रुपया केजी आलू है, 4 केजी आलू खरीदे, कितना रुपया लगता है। दाम को जो रेट है उसका 20 रुपया, उसको किलो से गुना कर देते हैं, 4 केजी ले रहे हैं, 20 चौक 80 रुपया खर्च होता है। वही चीज यहाँ हो रहा है कि कितना गेंद ले रहा है, 6 गेंद ले रहा है। एक गेंद का दाम कितना है, y है, तो दोनों को गुना कर देंगे और उस कोच का खर्च कितना हो गया, बराबर 3900, बराबर 3900 रुपया, है ना। ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इसको थोड़ा हल्का भी बना सकते हैं। हल्का कैसे बनाएंगे, 3 कोमल लेकर के उधर ले जाके उड़ा सकते हैं, या नहीं तो नहीं मन है हल्का बनाने का तो कोई बात नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का कैसे बनाएंगे, यदि बनाने का आपका मन हो तो 3 कोमल ले लीजिए, दोनों से हो जाएगा x + 2y ब्रैकेट के अंदर में, 3 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, 3 से 3900 से भाग दे दीजिए 3900 में, तो 1300 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा x + 2y बराबर 1300। एक ही बात है, हमने नहीं किया, उतना ही छोड़ दिया। पुनः प्रश्न शेष। चलिए दूसरा, अब दूसरा समीकरण बनाना है, कम से कम 2 समीकरण बनाना होगा तभी ना ग्राफ खींच पाएंगे हम लोग। दूसरा, फिर बाजार चला गया, दूसरा दिन कोच लगता है बहुत बाजार जाता है, समझ में आ रहा है। चलिए, बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदा। देखिए, फिर जो बाजार गया दूसरा दिन, वो 1 बल्ला और 3 गेंद फिर खरीद लिया। खरीदने दीजिए, पैसा है इसको, 1300। चलिए, अब इससे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, है ना। एक बल्ले का दाम कितना है, x। 1 गुना x लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, x का मतलब है कि एक बल्ले का दाम है, प्लस 3 गेंद तो 3 गुना y, 3 गेंद, एक गेंद का दाम y है तो 3 गेंद का दाम 3 गुना y, गुना हो गया, है ना। कितना खर्च हो गया टोटल, 1300। देखिए, दूसरा इक्वेशन आपके सामने रेडी है, इसमें मनोरंजक वाला बात नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे कि अतः दी गई स्थिति मनोरंजक है। जो पूछा जाए बस उतना ही करना है, मैथ का ये सबसे बड़ा फंडा है। नहीं पूछा गया मनोरंजक है या नहीं तो नहीं लिखेंगे। चलिए, ये जो इक्वेशन बना ये बीजगणितीय रूप हो गया, है ना, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय मतलब ग्राफीय को ही ज्यामितीय बोलते हैं। अब इसका कैसे करेंगे, मान सारणी बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फॉर्मेलिटी आप जानते हैं कैसे बनता है, हम नहीं खींचेंगे, अब आपको खुद से करना है। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और थोड़ा सा नीचे जगह भी एक लाइन बचा के रखना है कुछ लिखने के लिए। 3 वैल्यू ले लीजिएगा x और y का, और थोड़ा सा लास्ट में जगह भी रहना चाहिए, एक लाइन भाषा लास्ट में लिखा जाता है ना। तो अब पहले दोनों समीकरण से 2 समीकरण आपके सामने मौजूद है, इससे आप लोग क्या करेंगे, मान सारणी बना लेंगे। हाँ, एक बात और बता देते हैं, यहाँ 3900 है, 1300 है, बड़ा बड़ा मान आएगा, तो ऐसा कीजिए बड़ा बड़ा मान आप भी लीजिएगा। जैसे कि x का मान आप लीजिएगा 300, तो y का मान कितना निकलेगा, हम मन ही मन करते हैं, 3 गुना 300 900, उधर जाके घटेगा, 3900 में 900 घट गया, 3000 में 6 से भाग लगेगा, 500, है ना। तो इसी तरह का मान लीजिएगा आप 300। अब कहिएगा सर 300 ग्राफ कॉपी पर कैसे हटेगा, सब हटेगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा, सब हटेगा। अब जैसे x का मान 300 लिए, और इसी तरह का मान लीजिएगा जैसे कि पूरी आ जाए, जैसे कि हम लेते हैं 300 लिए, 500 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3, 500 गुना 3 1500, 3900 में 1500 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2400, है ना। 2400 में 6 से भाग लगेगा, 400, है ना। तो
तो इसी तरह का तीसरा मान भी आप ले लीजिएगा, उसी तरह दूसरे समीकरण में भी बड़ा बड़ा मान लीजिएगा। उसके बाद जब ग्राफ खींचिएगा, आपको हम हिंट्स कर देते हैं, तो हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि 0 करना आपको, हम नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्स डैश जो भी फॉर्मेलिटी है वो तो करना होगा भाई। 1 2 3 4 नहीं लेकर के 100 200 300 400 500 लेंगे, हो गया बात खत्म। 100 200 300, इसी तरह 400 500, उसी तरह ऊपर 100 200 300, इधर -100 -200, उसी तरह नीचे -100 -200 -300, है ना। और पैमाना में यहां पर क्या हो जाएगा, माना एक बड़ा घर बराबर 100 इकाई, ब्रैकेट में एक्स अक्ष पे भी एक एक घर को 100 माने हैं, और वाई अक्ष पर भी एक एक घर को क्या माने हैं, 100 फिर 200 300, मतलब कि 100 माने हैं। तो यहां पर पैमाना में क्या हो जाएगा, 100 इकाई, है ना। अब ग्राफ खींच दीजिएगा, ग्राफ खींच करके जो भी होगा प्रतिच्छेदी होगा तो लिख दीजिएगा कि प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद करती है दोनों समांतर होगा तो लिख दीजिएगा समांतर होगा, संपाती होगा तो लिख दीजिएगा संपाती। तीनों में से एक ही होगा ना, चौथा तो कोई है नहीं, या तो प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ, या समांतर होगा, या संपाती। यहाँ लिख दीजिएगा जैसे कि पहला नंबर सवाल में लिखे, अतः उपरोक्त समीकरण का आलेख ऐसा है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। बस x y का मान आपको नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें भी x और y का मान निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, केवल क्या कहा जा रहा है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करने। तो वो जो समीकरण बना वो बीजगणितीय रूप हो गया, ग्राफ खींच दिए ग्राफीय रूप हो गया, बात खत्म, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए इक्वेशन तक, अब मान सारणी अपने से बना के ग्राफ खींचिएगा बढ़िया से, फिर हमको भेजिएगा होमवर्क में। चलिए अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल लेकर के हम आपके सामने हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए यहाँ भी दो चीज है, सेब और अंगूर, बिना 2 के नहीं होगा। जैसे कहता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक उसी तरह से कि जब तक 2 टर्म नहीं होगा तो दो एक्स वाई किसको मानेंगे, है ना। तो यहाँ भी 2 टर्म है, सेब है और अंगूर है। तो बस जब भी मानते हैं 1 केजी का ही दाम मानते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, जैसे बैट और बॉल का भी दाम माने 1 बल्ले का मूल्य, उसी तरह यहां भी मानेंगे तो 1 का मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, है ना। x और y 2 टर्म है, तो x और y मान लिए। अब देखिए क्या है सवाल में, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों का मूल्य मिला करके कितना रुपया है, 160 रुपया। इससे इक्वेशन बना लेंगे, है ना। प्रश्न से 1 केजी सेब का दाम है x, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे उसके मूल्य को, है ना। तो 2 गुना x, ये हो गया 2 केजी सेब का मूल्य, प्लस 1 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर तो हम y माने ही हैं, 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए खाली y रहने दीजिए। अब बराबर दाम कितना खर्च हो गया, 160 रुपया। रुपया लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 गुना x 2x प्लस y बराबर 160। अब पुनः प्रश्न से, है ना।
अब दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए दूसरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो गया? 300 रुपया। यही है ना? हाँ, चलिए मेरे बुक में तो यही है, हो सकता है आपके बुक में जो हो उसके अनुसार आप मान लेंगे, हैं? चलिए जो भी, तो 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 4 केजी का दाम कैसे निकालेंगे? 4 गुना x, 4 से गुना कर देंगे। आप अपने ऊपर ले लीजिए ना, मान लीजिए 200 रुपया केजी सेब है, 4 केजी सेब आपने लिया तो कितना देना पड़ेगा? 4 गुना 200 मतलब 800 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो उसका दाम है पर केजी का दाम, उसको केजी से गुना कर देते हैं। तो 4 केजी गुना x प्लस 2 केजी अंगूर, 2 गुना y। 1 केजी अंगूर का दाम y है तो 2 केजी का 2 गुना y बराबर कितना? 300 रुपया। 4 गुना x, 4 गुना x कितना हो गया? 4x प्लस 2y बराबर 300। आप चाहें तो इसको थोड़ा हल्का भी बना सकते हैं। हल्का कैसे? 2 कॉमन लेकर के उस पार ले जा करके घटा देंगे, है ना? घटा सॉरी 2 कॉमन लेकर के उस पार ले जाके 300 बटा 2 हो जाएगा, तो फिर कट के 150 हो जाएगा। यदि नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या कर लिए, 2 लाइन पढ़े और दोनों से ग्राफ हम लोग अब खींचेंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास हुआ, सवाल बड़ा बड़ा था, खैर कोई बात नहीं। चलिए इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये जो बार बार हम बोल रहे हैं, ये जो समीकरण बना इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप, है ना? अब ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप में कहा जा रहा है व्यक्त करने। बस 2 समीकरण आपके पास मौजूद है, अब आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि जब आप मान सारणी बनाए, मान लीजिए, और मान सारणी में एक भी माइनस नहीं लिए, जैसे मान सारणी बनाते हैं हम पहले शॉर्टकट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से मान सारणी बना लीजिएगा जो आप जानते हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और थोड़ा सा जगह रखना है एक लाइन नीचे लिखने के लिए। तो यदि मान लीजिए सभी मान आप प्लस में ही लेते हैं, हाँ इसमें ऐसा मान लेना होगा जैसे 160 है तो x का मान ले लिए 50, तो 50 गुना 2 100, उधर जाके घटेगा, 160 में 100 चला गया तो y का मान 60 हो गया, है ना? इसी तरह का मान लेना होगा, x का मान 50, x का मान 60, x का मान 70, है ना? और उसी तरह दूसरे समीकरण में भी x का मान इसी तरह का लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए हम x का मान 50 ले लिए, ये भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। तो 50 गुना 4 200, 300 में 200 घटेगा उधर जाके, तो 300 में 200 गया, 100 में 2 से भाग लगेगा 50, है ना? तो इस तरह से, तो यहाँ पर माइनस में एक भी हम नहीं ले रहे हैं मान, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ग्राफ कॉपी को बीच में लाइन नहीं खींच करके किनारे पे भी खींच सकते हैं। हमको माइनस का जरूरत नहीं है, माइनस का जरूरत नहीं है, तो माइनस वाला दोनों छोटा कर दिए हम, ग्राफ को थोड़ा बाएं हट के थोड़ा नीचे करके खींच लिए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, 0। यहाँ पर 50 60 70 लेना है तो 10 10 10 का ले लीजिए, 20 30, उसी तरह इधर भी 10 20 30 40 50, इधर -10। माइनस का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक ठो हम लोग माइनस में भी ले लिए, एक ठो, है ना? एक ठो या 2 ठो जो भी जगह है, माइनस का यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा माइनस में ले लिया x का मान तो फिर माइनस का भी जरूरत पड़ सकता है। अब पैमाना में क्या लिखिएगा, माना जो भी लिखते हैं आप, एक बड़ा घर बराबर 10 इकाई,
क्योंकि यहाँ 10-10 का माने। इसके पहले वाले सवाल में 1-100 का माने थे, तो लिखे थे एक बड़ा घर बराबर 100 इकाई, ब्रैकेट में x अक्ष, फिर दूसरा में y अक्ष में भी वही 100, और यहाँ पर 10-10 का ले रहे हैं, x अक्ष पे भी 10-10 का और y अक्ष पे भी 10-10 का। तो यहाँ लिख दीजिएगा दोनों बार जो लिखते हैं, एक बड़ा घर बराबर 10 इकाई ब्रैकेट में x अक्ष, ठीक है, वो सब लिख दीजिएगा, ग्राफ खींच दीजिएगा। लास्ट में बस एक लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर कि दोनों समीकरण का आलेख कैसा है, समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है। बस यही 3 तरह का हो सकता है, चौथा तो हो ही नहीं सकता है। यदि दोनों एक दूसरे को काटेगा कैंची के तरह तो लिख दीजिएगा अतः दोनों समीकरण का आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी है। यदि रेल के पटरी के तरह समानांतर होगा तो लिख दीजिएगा समांतर है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के होगा इस तरह से तो लिख दीजिएगा समपाती है। जैसा ग्राफ बनेगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि कहा नहीं जा रहा है, केवल क्या कहा गया, व्यक्त कीजिए, मतलब केवल ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको ग्राफ खींच देना है। x और y का मान तब निकालते हम लोग जब कहा जाता कि 1 केजी सेब एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य ज्ञात कीजिए। बात समझिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि सेब और अंगूर का मूल्य निकाल लिए, इसलिए हम लोग केवल ग्राफ खींच करके एक लाइन यहाँ लिख देंगे, खत्म। 3 सवाल था चैप्टर में, 3 सवाल एग्जाम्पल में है, टोटल 6 सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। 3 सवाल एक्सरसाइज का और 3 सवाल एग्जाम्पल का, 6 सवाल आपको बना करके आज संध्या 6 बजे तक आपको भेजना है, और 6 सवाल ग्राफ का है, याद रखिएगा, इसलिए ग्राफ पे ही भेजिएगा। कल भी मैंने एक कॉपी को फॉरवर्ड किया था सबों को, श्रेया का कॉपी मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया था। जिसको दिक्कत हो जरूर उससे हेल्प ले लीजिए, है ना, अपने दोस्तों से हेल्प जरूर लेना चाहिए। जिसको ऐसा भी लग रहा है कि वो जो सही बनाए हैं वो भी एक बार मिला लीजिए, क्या दिक्कत है, मिला लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको कुछ भी गलतियां होंगी तो वो पकड़ में आ जाएगा। आज भी मैं प्रयास करूंगा कि जिनका सबसे अच्छा होगा, बहुत बढ़िया जो बना के भेजेंगे, यदि किसी को दिक्कत होगा तो मैं उनको उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा। 6 सवाल आपको बहुत अच्छे से, मेहनत से, मन से बना करके भेजना है, जितना जल्द हो सके। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का, बड़ों का, छोटों का, सबका ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।